गुड मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट आज का रिवीजन। चैप्टर का नाम है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, या दूसरा भी नाम है इसका बच्चों शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। आपने देखा होगा यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम ही निकाल रहे हैं, कभी इक्विलिब्रियम इनकम निकाल रहे हैं, कभी इक्विलिब्रियम पे हम क्या निकाल रहे हैं, आपकी सेविंग निकाल रहे हैं, कभी क्या निकाल रहे हैं, कंजप्शन वगैरह निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हमने इसमें देखी है चैप्टर में, आज रिकॉल करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, चलो शुरुआती बात करते हैं। कीन्स ने बोला कि जो आउटपुट है ना बच्चों, आउटपुट वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। चलो आज ऐसा रिवीजन कराता हूँ कि जहाँ पे तुम्हारा पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा, मेरा पार्टिसिपेशन कम होगा। कीन्स ने क्या बोला कि आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करता है, एम्प्लॉयमेंट अगर तो आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट अगर कम तो आउटपुट भी कम। ये इक्विलिब्रियम जिसकी आप बात कर रहे हो, पहले तो ये बता दो इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों। इक्विलिब्रियम जनरली होता है पोजीशन ऑफ रेस्ट, है ना, या पोजीशन ऑफ नो चेंज, जहां पे आकर के चीजें रुक जाती है, थम जाती है, स्टैटिक हो जाती है। ठीक है ना। अच्छा भैया, ये जो इक्विलिब्रियम की आप बात कर रहे हो, ये कौन से इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो बच्चों। हम इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। ये आएगा कैसे, बहुत सिंपल, बहुत आसान। कीन्स ने बोला व्हेनेवर एडी इज इक्वल टू एएस, देन हमारी इकोनॉमी किस पे आ जाएगी, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, ये जो एडी इज इक्वल टू एस होता है, इसी से बच्चों एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है, एस इज इक्वल टू आई। बिकॉज सारे बच्चों को पता है एडी इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई, और ए एस इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस एस होता है। तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू एस हो जाएगा। तो दो अप्रोच होते हैं इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम पे लाने के, या तो एडी इज इक्वल टू ए एस हो जाए, या तो एस इज इक्वल टू आई, या आई इज इक्वल टू एस, कुछ भी बोलो। ठीक है ना। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जो आई इज इक्वल टू एस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, ये कौन से वाली इन्वेस्टमेंट और कौन से वाली सेविंग है, एक्स एंटी की एक्सपोस्ट। एक्स एंटी क्यों, बिकॉज एक्स एंटी क्या होती है, प्लान्ड होती है। क्या होती है, प्लान्ड होती है। और हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लान्ड की बात कर रहे हैं, बिकॉज एडी हम कर चुके हैं, करेंगे। तो उसके अंदर वो जो जो चीजें हैं, चाहे वो सी हो चाहे वो आई हो, वो प्लान्ड है। अच्छा ए एस जो हो चुकी है या होगी, होगी, तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं सी एंड एस, तो वो भी आने वाले टाइम में होंगे। आज समझ में आ रही है। तो एक्स एंटी वाले कॉन्सेप्ट जब आपस में इक्वल होते हैं, आई इज इक्वल टू एस, देन इकोनॉमी किस पे आती है, इक्विलिब्रियम पे आती है। अच्छा, अप्रोच तो दो है, एक एडीएएस अप्रोच और एक एस एंड आई अप्रोच, लेकिन इनको बोलने के तरीके क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे आएगी व्हेनेवर सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस। सेम ही बात है बच्चों, सेम ही बात है। क्यों है सेम बात, बिकॉज वो क्या है, एडी इज इक्वल टू क्या है, ए एस है। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, ए एस इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस एस होता है। और दोनों क्या, मतलब वो दोनों क्या ही है, आपस में इक्वल होते हैं। सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस क्यों होंगे इक्वल, क्यों होंगे इक्वल, बिकॉज बिकॉज एडी इज इक्वल टू क्या होता है, ए एस होता है, और ये उन्हीं के तो फॉर्मूले हैं। तो ये सुनो, हाँ बोलो। अच्छा, एक चीज बताओ, क्या मैं एडी इज इक्वल टू एस वाली सिचुएशन को इफेक्टिव डिमांड का, जो इफेक्टिव डिमांड की सिचुएशन बोल सकता हूँ, इसको प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड बोल सकता हूँ। हाँ जी बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों तीन चार तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि बताओ इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे कैसे आती है। आप बोल सकते हो कि एडी इज इक्वल टू एस होगा तब आएगी। आप बोलोगे जनरली सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा, तब हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। आप बोलोगे एक्स एंटी सेविंग इज इक्वल टू एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट हो जाए, तब हमारी इकोनॉमी किस पे आ जाएगी, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। और आप ये बोलो कि इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल भी यही होता है। मजे की बात यह है कि इसमें इंग्लिश बोल के हमारे पास बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है लिखने के लिए। इंग्लिश बोल के तो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से कहने के लिए है बस हमारे पास। जैसे मैंने इतनी देर से मैं यही बोल रहा हूँ आपको, है ना, है कुछ नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, जस्ट इतना है कि एडी इज इक्वल टू ए एस। उसी को ही घुमा घुमा के तीन चार तरीके से बोलो। ठीक है ना। लेकिन जहां पे यहाँ पे जो अपने को जो सबसे ज्यादा क्या करना है, हाईलाइट करके चलना है, वो किसको करके चलना है, तो टेबल को, और दूसरा डायग्राम को। यानी कि जब भी आपसे अगर ये कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, तो आप अलोंग विद द टेक्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर द स्केड्यूल एंड डायग्राम। आपको स्केड्यूल भी बनाना पड़ेगा और डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, बिकॉज उससे ही आपकी चीजें क्या होती है, क्लियर होती है। ठीक है ना। जितना भी मैंने इंग्लिश में बोला वो सारा ये था।
अप्रोचेस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल, इसको भी मैं कवर कर चुका हूँ। दो अप्रोच होते हैं, एडीएस अप्रोच, एस एंड आई अप्रोच, ये सारा कुछ कवर कर चुका हूं मैं, ठीक है ना। ये टेबल पे आ जाओ आप, इक्विलिब्रियम बताना कहाँ पे आएगा इस टेबल में, कितनी इनकम लेवल पे आएगा, 400 पे। किस पे आएगा, 400 पे। वो तो एम्प्लॉयमेंट है बेटा, 40 तो एम्प्लॉयमेंट है। इनकम कितनी है, 400। अच्छा अभी आया नहीं क्या, 400 के लेवल पे बच्चों क्या हो रही है, इकोनॉमी किस पे आ जा रही है, इक्विलिब्रियम पे आ जा रही है। कैसे कह सकते हैं आप, बिकॉज यहाँ पे एडी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एएस है, और एस इज इक्वल टू, दोनों एक ही लेवल पे क्यों आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम तो एक ही लेवल पे आएगा ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही लेवल पे तो इक्विलिब्रियम आएगा, चाहे अप्रोच कोई सा भी हो, है ना। अगर अलग अलग अप्रोच करने से इक्विलिब्रियम अलग अलग आ जाएंगे तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा ट्रू वाला है, सही कौन सा है, इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। तो एक ही लेवल पे आएंगे बच्चों, ठीक है ना। बिकॉज एस इज इक्वल टू आई वाला अप्रोच भी किससे निकल के आता है, एडी इज इक्वल टू एस वाले अप्रोच से ही निकल के आता है। अच्छा सारे बच्चों को पता है, इसका डायग्राम की अगर हम बात करें बच्चों, तो डायग्राम बहुत सिंपल है, सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि एग्रीगेट सप्लाई की लाइन कहां से जाती है, वाई एक्सिस से जाती है, वाई एक्सिस से जाती है, ओरिजिन से जाती है, 90 डिग्री के एंगल पे जाती है। अरे पीछे वाले सो रहे कि जाग रहे हैं, जाग रहे हैं, तो 90 डिग्री के एंगल पे जाती है, कितने के पे जाती है, मुझे नहीं पता, मैं हौला हो चुका हूँ, तुम बताओ अभी। 45 के पे जाती है, कितने पे जाती है जैन साहब, 35 पे, सॉरी 45 पे, कितने पे जाती है, 45 पे, ठीक है ना। अच्छा जो इनकम की लाइन होती है वही किसकी लाइन होती है, एस की लाइन होती है, और ये दोनों कहां से जाती है, कितने डिग्री के एंगल पे। अच्छा अभी मेरे को बताओ एडी की लाइन कहां से जाती है, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से जाती है, वाई एक्सिस, हाँ नहीं वो मैं कह रहा हूँ कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। धमकाओ मत ऐसे अंकल, धमकाओ मत, ठीक है ना, हम तो वैसे डर जाते हैं। हाँ जी, तो एडी की लाइन वाई एक्सिस से जाती है, कितने डिग्री के एंगल पे जाएगी, भैया कोई डिग्री बिग्री नहीं होती वहां पे, वो तो डिपेंड करता है कि कंजप्शन कितना है और इन्वेस्टमेंट कितना है, ठीक है ना, उसका कोई एंगल फिक्स नहीं होता, वो कितना भी। अच्छा लेकिन एक चीज तो फिक्स है ना, कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। कैसी होती है, अपवर्ड स्लोपिंग होती है। अच्छा वो दोनों की दोनों लाइन सुनो ना, दोनों की दोनों लाइन कहीं ना कहीं तो आपस में उनका मिलन होगा, कहीं ना कहीं तो उनका संगम होगा, तो ये दोनों, और वही पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। क्या होगा, ये देख लो डायग्राम, पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको, ये एक्सप्लेनेशन जो लिखा हुआ है इसका। सवाल ये उठता है बच्चों, और यही मेन सवाल है, व्हाट हैपेंस व्हेन एडी इज ग्रेटर देन ए। सोचो और बताओ, अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो गई, एग्रीगेट सप्लाई, इसका मतलब लोग, यानी कि जो प्राइवेट पार्टीज है या जो फर्म्स है, वो सारे मिलकर के ज्यादा खरीदी करना चाहते हैं इन कंपैरिजन टू जितनी इकोनॉमी के अंदर सप्लाई होने वाली है। लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं, सप्लाई कम होने वाली है। बात समझ में आ रही है, ये सब हो चुका नहीं है काम, ये होएगा, फ्यूचर की बात चल रही है। परचेजिंग ज्यादा होने वाली है लेकिन सप्लाई कम रहेगी इसके कंपैरिजन में। तो बच्चों जो प्लान्ड इन्वेंट्री है, प्लान्ड इन्वेंट्री वो कम पड़ जाएगी। क्या पड़ जाएगी, जब प्लान्ड इन्वेंट्री कम पड़ जाएगी तो अपन लोग क्या करेंगे एज अ प्रोड्यूसर, हम क्या करेंगे, हमें आउटपुट बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है, बिकॉज इन्वेंट्री कम पड़ रही है, और आउटपुट को बढ़ाने के लिए अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो बच्चों एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, यहाँ पे आउटपुट बढ़ेगा, और फाइनली इनकम बढ़ेगी। सही है सोनो, इतनी बात समझ में आती है, कोई शक, आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन एडी इज लेस देन। अच्छा एक बात रह गई, ये जो हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ऐसा कब तक करेंगे हम, जब तक इकोनॉमी किस में नहीं आ जाती, इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती, यानी कि एडी इज इक्वल टू एएस नहीं हो जाता। वापस से आते हैं अभी अपने दूसरे वाले पॉइंट पे, व्हाट हैपेंस व्हेन एडी इज लेस देन एएस। मुझे एक्सप्लेन कर दो आप, मेरे को नहीं आता बिल्कुल भी। जो लोग खरीदी करने वाले हैं
जो सप्लायर प्लान कर रहा है सप्लाई, तो इससे होगा क्या, जो प्लान इन्वेंट्री है वो क्या हो जाएगी, कितने से ज्यादा हो रही है, ये गैप देख रहे हो आप, ये गैप से क्या हो रही है, प्लान इन्वेंट्री ज्यादा हो रही है, तो क्या करेगा प्रोड्यूसर, इस प्लान आउटपुट को क्या करेगा, कम करेगा। वो जब प्लान आउटपुट को कम करेगा तो कैसे करेगा, एम्प्लॉयमेंट कम करेगा, जिससे आउटपुट कम होगा फाइनल इकोनॉमी के अंदर। ऐसा कब तक करेंगे कार्यक्रम, जब तक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में। अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस एंड आई अप्रोच। ये मैं बता चुका हूं आपको कि जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है, और कौन सी सेविंग कौन सी इन्वेस्टमेंट के इक्वल, एक्स एंटी सेविंग एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है, तब हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे आती है। ये टेबल देख लो, कुछ नहीं है, उस वाली टेबल का एक जस्ट पार्ट है ये, है ना, एक मिनी वर्जन मैंने इधर डाला है, उधर से काट छाट करके, ठीक है ना। डायग्राम की बात करते हैं, तो बताओ आप मेरे को, सेविंग का कर्व कैसे होता है बच्चों, कहां से चालू होता है, जीरो से चालू होता है, नेगेटिव एक्सिस से चालू होता है। क्यों होता है नेगेटिव एक्सिस से चालू, बिकॉज शुरुआत में जब इनकम नहीं होती तो उस केस में भी हमें खर्चा करना होता है, ऑटोनोमस कंजप्शन करना होता है, तो दैट्स व्हाई डिसेविंग होती है। अच्छा, वो फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे यहाँ पे असम्पशन होती है कि वो कैसी रहेगी, ऑटोनोमस रहेगी, यानी कि इट रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ इनकम, ठीक है ना, so that it becomes a horizontal straight line parallel to the x axis, ठीक है ना। एक लाइन ये नीचे से कहीं से तो जा रही है, और ये कहीं से ऐसे आ रही है, तो कहीं तो इनका बीच में मेल मिलाप होगा, सेस और नो, जहां पे भी इनका संगम होगा। हाँ, तुम्हारी हु में अलग ही कुछ स्वैग रहता है, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी हु कौन सी होती है ये, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये तुम मेरे को कौन से बुलाओगे सारे, सुनो, मास्टर बिगाड़ोगे क्या, इधर देख लो, बच्चे तो बिगड़े हुए मास्टर, यार शरीफ लोगों को शरीफ ही रहने दो, है ना। सुनो आगे, हाँ मत बिगाड़ो, तुम तो सताए हुए हो, लेकिन अपन लोगों को तो छोड़ दो। आए, है नहीं तो सताए हुआ। क्या एक बार बोल तो दे कि तू कि नोट चेक कर लो। जो कसर है तेरी, जो कहीं और से कसर रह गई होगी, वो हम पूरी कर देंगे। तू एक बार बोल दे बस कि नोट्स चेक कर लो। और सुनना, किसी दिन आइस पाइस धप्पा होगा, ठीक है ना। तेरे को रोज इंटीमेशन मिल रहे हैं, इंडिकेशन भी मिल रहे हैं रोज कि हाँ भाई आज आया नंबर, आज आया, आज आया नंबर। धक धक तो तेरे को रोज होती होगी। चलो कोई बात नहीं। जहाँ पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होती है, वहीं पे क्या होता है बच्चों, इक्विलिब्रियम होता है। इसमें इक्विलिब्रियम बता दो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, अच्छा जहाँ पे ये ई पॉइंट पे क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा। जैन साहब, अरे ऐसे मत करो, देख लो इधर, कल टेस्ट है, पहले बता रहा हूँ, टेस्ट इसका भी बारीकी से दूंगा, तो छोटे छोटे पॉइंटर्स पूछूंगा। कभी तुम सोचो ऊपर ऊपर से वो पढ़ के आ जाएंगे, हम इंग्लिश पढ़ के आ जाएंगे और भारत माता की जय लिख देंगे, अंदर से घुस घुस के पूछूंगा, माइनर माइनर से पॉइंट, ठीक है ना। तो इसलिए डिटेल में पढ़ के आना, ठीक है। हाँ, आगे सुनो, ये सारा जो एक्सप्लेनेशन है वो बता चुका हूँ आपको। कॉन्सेप्ट पे आते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन एस इज लेस देन आई, क्या होगा अगर सेविंग कम हो जाएगी, किससे, इन्वेस्टमेंट से। सेविंग कम हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज्यादा हो रखी है, इन्वेस्टमेंट किसका कंपोनेंट है, तो इसका मतलब एडी ज्यादा हो रही होगी, और जब एडी ज्यादा हो रही होगी तो इस केस में हम अपन लोग क्या करते बताना, हाँ वो क्या करते हैं, वो आउटपुट बढ़ाने की बात करते हैं। किसको बढ़ाने की बात करते हैं, सिंपली उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आउटपुट बढ़ेगा, और आउटपुट बढ़ेगा तो फाइनली इनकम बढ़ेगी। ऐसा कब तक करेंगे हम, जब तक हमारी इकोनॉमी किस पे ना जाए। अच्छा, ऐसा यहाँ पे ऐसा बोलोगे कि जब तक एडी इज इक्वल टू एस ना हो जाए, हालांकि बात एक ही है, बात एक ही है, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, बेटा ऐसे किल की मत मारो, हम लगवाएंगे ना फिर। सुनो, ऐसा बोलोगे कि ऐसा कार्यक्रम जब तक करेंगे जब तक सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ना हो जाए। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन सेविंग इज ग्रेटर देन
इन्वेस्टमेंट। बोलो क्या होगा इस केस में? एएस क्या होगी? अच्छा, एएस क्या होगी? ज्यादा होगी किससे? एडी से, पक्की बात। अच्छा, एक तरीका मैंने आप बताया था, एक तरीका और बताऊं आज, मतलब ऐसी जस्ट कॉन्सेप्ट तो मैं पढ़ा चुका हूँ, रिकॉल भी करा रहा हूँ, ठीक है ना। एस है ना, एस किसका कंपोनेंट है? एएस का। एस अगर ज्यादा तो इसका मतलब एएस ज्यादा, एस अगर कम तो एएस कम। भारत माता की जय, कभी नहीं भूलोगे अभी, ठीक है ना। चलो, व्हाट हैपेंस व्हेन सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट? इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है, किससे? एग्रीगेट डिमांड से। तो बताओ इस केस में क्या होता है? प्लान इन्वेंट्री ज्यादा हो रखी है, उसे कम करनी है, कैसे होएगी? एम्प्लॉयमेंट कम करना पड़ेगा, आउटपुट कम हो जाएगा, फाइनली इनकम। ये कार्यक्रम कब तक करेंगे हम? जब तक सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ना हो जाए। अच्छा, इन दोनों अप्रोच की बच्चों कुछ अजम्पशन है, और अजम्पशन ये है कि यहाँ पे ये जो कार्यक्रम चलता है, ये जस्ट किसमें ही पॉसिबल है? टू सेक्टर मॉडल में, ठीक है ना। यानी कि C प्लस आई इज इक्वल टू C प्लस एस के ही केस में क्या है? पॉसिबल है। कोई बच्चा ये बोले उसमें करके दिखाओ C प्लस आई प्लस G प्लस एक्स माइनस एम इज इक्वल टू C प्लस एस वाले में करके दिखाओ ना, उस केस में नहीं होगा। ये इसकी असम्पशन है कि टू सेक्टर मॉडल में ये कार्यक्रम लगेगा, जो भी हम अभी तक पढ़ के आए हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट क्या रहने वाली है? ऑटोनोमस रहने वाली है। पिछले चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम कि इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी? ऑटोनोमस रहेगी। प्राइस लेवल क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। क्या रहेंगे? कायदे में तो क्या होना चाहिए था कि जब एडी बढ़ रही थी बच्चों, किससे? एएस से, तो प्राइस बढ़ने चाहिए थे, और जब एडी कम हो रही थी एएस से, तो क्या होने चाहिए थे? प्राइस कम होने चाहिए थे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, हमने प्राइस तो मान लिया कांस्टेंट, हम केवल चेंज करेंगे एम्प्लॉयमेंट में और आउटपुट में, जिसका इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? इनकम के ऊपर पड़ेगा, ठीक है ना। और फाइनली इक्विलिब्रियम आउटपुट जो हम निकाल रहे हैं वो शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि बेटा ये शॉर्ट रन में कर सकते हैं हम ऐसा, लॉन्ग रन में तो प्राइस चेंज होंगे ही होंगे। बात समझ में आ रही है? जिसको हमें अगले वाले चैप्टर में पढ़ना है। देखो अभी तक ध्यान से सुनना थोड़ा, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं, देखो जो कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे शॉर्ट रन को लेकर के, जहां पे प्राइस चेंज नहीं होते। क्या नहीं चेंज होते? आउटपुट वगैरह में चेंज हो जाएगा, है ना। लेकिन लॉन्ग रन में तो फिर क्या होगा? प्राइस में चेंज होगा, और प्राइस में चेंज वाले जो कॉन्सेप्ट है वो हम अगले चैप्टर में देखने वाले हैं। वहां पे इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट होएगा, ठीक है ना। वो वही की बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं इक्विलिब्रियम लेवल की। किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, पागल बना रहे हो, अभी तक भी तो वही कर रहे थे। अरे बेटा अभी कुछ और नई बातें करनी है। देखो अभी तक तो हमने केवल ये देखा कि इक्विलिब्रियम कब आता है, जब एडी इज इक्वल टू क्या होता है? एफ। जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट थे उनका मानना ये था कि इक्विलिब्रियम बस वहां पे आता है जब फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। क्या होता है? यानी कि उनका कहना ये था कि एडी इज इक्वल टू एएस केवल उसी लेवल पे होगी जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। मतलब अगर एडी इज इक्वल टू एएस है ना, तो समझो जितने लोग अवेलेबल है ना इकोनॉमी के अंदर, सबको क्या मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है। जबकि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने, जिनमें से कीन्स एक बंदा था, है ना, उसने बोला कि ऐसा नहीं है, आप जो बोल रहे हो आप लिमिटेड चीज बोल रहे हो, ठीक है ना। उसके और भी क्या हो सकती है? सिचुएशन अराइज हो सकती है। कैसी कैसी सिचुएशन अराइज होगी? एक तो फुल एम्प्लॉयमेंट की तो होगी जो आप बोल रहे हो, एक ओवरफुल की भी हो सकती है और अंडरफुल की भी। उन्होंने बोला कि इक्विलिब्रियम जब आएगा जब एडी इज इक्वल टू एएस होगा, लेकिन बात एम्प्लॉयमेंट की भी तो करनी होगी आपको। अच्छा, अगर एडी इज इक्वल टू एएस फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो जा रहा है, किस पे हो जा रहा है? इसका मतलब इकोनॉमी के अंदर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है या नहीं है? नहीं है। इसका मतलब क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि वो सारे लोग जो काम करने के उस रेट पे करना चाहते हैं जो रेट मार्केट में, और सबको काम, और साथ में इकोनॉमी किस पे भी है? इक्विलिब्रियम पे भी है। हालांकि ऐसा बहुत कोइंसिडेंस होगा, बहुत रेयर। इंटेंशनली करना चाहो तो हो सकता है, लेकिन वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है भारत जैसी इकोनॉमी के अंदर, है ना। तो जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो तो जस्ट एक रेयर सिचुएशन में होगा, और कभी होगा तो कोइंसिडेंस होगा। आमतौर पे जो दूसरे वाला रहता है सिचुएशन, दूसरे वाली सिचुएशन रहती है वो होती है। एक जो थर्ड वाली सिचुएशन है वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल सी नहीं लगती है, उसकी चर्चा भी हमने की थी। फिलहाल देखो ये कैसी सिचुएशन होती है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होती है? एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है, वो भी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। हाँ बोलो ना, इक्विलिब्रियम एट एफईएल बोल दो उसको, बोले तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है ना। इसमें देखना
ये डायग्राम समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, इसमें नमन भैया हमें कुछ तो याद आ रहा है कि जो दूसरे वाली आगे वाली जो सिचुएशन है उनमें वो एडी की लाइन दो दो लाइन बन रही है, एक तो ऊपर बन रही है एक नीचे बन रही है, इसमें क्यों नहीं बन रही है दो लाइन? बेटा इसमें जो डिजायर्ड एडी है ना और जो एक्चुअल एडी है वो ओवरलैप कर रही है। क्या कर रही है? यानी कि वो कोइंसाइड कर रही है, वो एक दूसरे के ऊपर आ रही है। ये है तो यहाँ पे एडी की दो लाइन, लेकिन आपको दिख नहीं रही है एक लाइन, क्योंकि जो होनी चाहिए थी एक्चुअल वाली लाइन भी उसी के ऊपर है। समझा क्या? हाँ बोलो ना। यहाँ पे इस इकोनॉमी के अंदर कोई भी बंदा बेरोजगार। अच्छा एक सवाल पूछूं क्या? क्या वो फ्रिक्शनल वाले और स्ट्रक्चरल वाले तो रह सकते हैं ना? अगर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है तो इसका मतलब वो स्ट्रक्चरल वाले और जो मैंने दूसरा बोला फ्रिक्शनल वाले, क्या वो वाले अनएम्प्लॉयड लोग नहीं रहेंगे? वो तो रहेंगे, बिकॉज वो तो नेचुरल रेट ऑफ क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है। क्योंकि एक बंदा जॉब छोड़ रहा है, कभी इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं तो वो तो चलता रहेगा ना कॉन्टिन्यूसली। अरे ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप डिसाइड करो कि मैं तो जब ही निकलूंगा घर से कि जब सारी लाइट्स क्या हो जाएगी? ग्रीन हो जाएगी। ऐसा तो जिंदगी में कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा ना। घर से निकलना पड़ेगा, ब्रेकर भी आएंगे, रास्ते में एक्सीडेंट होने के चांसेस भी हो सकते हैं, इवन शायद ऐसा भी हो सकता है कि किसी का हो चुका हो, लोग गलत साइड से भी आ रहे होंगे, लाइट रेड भी होगी, ग्रीन भी होगी, येलो भी होगी, रुकना भी पड़ेगा, स्पीड कम भी होगी, तेज भी होगी, लेकिन मैटर ये करता है कि घर से निकलना पड़ेगा। आप ये सोचो कि सारी चीजें फेवर में हो जाएगी तो नहीं होएगा, फिर तो घर में बैठे रहना, फिर नहीं कुछ होएगा। ठीक है ना? तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बच्चों? बोलो ना, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मैं किस कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ ये बातें आपको? हाँ, इक्विलिब्रियम के कंटेक्स्ट में कैसे बता रहा हूँ मैं आपको? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे किसकी बात कर रहे हैं हम? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हम बात कर रहे हैं किसकी? कि फुल एम्प्लॉयमेंट तो है लेकिन साथ में क्या रहेगा? जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, जो स्ट्रक्चरल है, वो तो रहेगा। क्योंकि सारी चीजें ऐसे नहीं कि फेवर में आ जाएगी और बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट बात करते हैं इक्विलिब्रियम एट यूईएल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? यूईएल बोले तो अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। इस केस में क्या होता है बच्चों कि एक तो डिजायर्ड एडी रहेगी, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ऑरेंज वाली तो क्या है? डिजायर्ड एडी है, जो होनी लेकिन एक्चुअल में जरूरी कोई ना कि जो होनी चाहिए थी वही होएगी। एक्चुअल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम कौन से वाली सिचुएशन लेके चल रहे हैं? अंडरफुल वाली लेके चल रहे हैं। तो अंडरफुल में मतलब जो डिजायर्ड एडी है उसके ऊपर जाके चीजें फाइंड आउट होएगी, इक्विलिब्रियम फाइंड आउट होएगा, नीचे पहले ही हो जाएगा। बिकॉज एडी क्या हो रही है उस केस में? हम तो सोच रहे थे एडी ये होएगी, लेकिन हो ये गई, और वो कहीं पहले ही क्या कर गई? इंटरसेक्ट कर गई किसको? एएस को। एडी इज इक्वल टू एएस हो गया, पहले ही हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट से। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन उस इक्विलिब्रियम की खास बात है कि वो अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट पे है। इसका मतलब इस इकोनॉमी के अंदर, जिस इकोनॉमी के अंदर ऐसा डायग्राम बन रहा होगा, इसका मतलब उस इकोनॉमी के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी मर्जी के अगेंस्ट बेरोजगार होंगे। यानी कि वो काम करना, बोलो, काम करने के उस रेट पे करना चाहते हैं जो रेट मार्केट में, लेकिन फिर भी काम, बिकॉज इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे आ गई किस पे? अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, वो जो बेरोजगार लोग होंगे उनका गैप कितना होगा? ये जो गैप देख रहे हो आप, बात समझ में आ रही है ना? इतने लोग क्या रहेंगे? बेरोजगार रहेंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे क्या भी ले लूं, एम्प्लॉयमेंट को भी प्लॉट कर दूं, ठीक है? अच्छा, एक बार पहले वाला बुलेट देख लो। ये कैसे सिचुएशन होती है जब एडी इज इक्वल टू एस हो जाता है, वो भी अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे? ये पहले होता है कि बाद में होता है? मतलब पहले होता है कि बाद में होता है? आपके अंदर एनर्जी है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना? पहले होता है कि बाद में होता है? एक ही बच्चे, बिल्कुल ठीक है ना? यहाँ पे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा? यानी कि कुछ लोग अपनी मर्जी से बेरोजगार हो जाएंगे, अपनी मर्जी के अगेंस्ट बेरोजगार रहेंगे, अपनी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी के अगेंस्ट। ठीक है, बात करते हैं इक्विलिब्रियम एट ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। किसकी बात करते हैं? एक तो डिजायर्ड एडी होगी और उसके ऊपर एक्चुअल एडी जाएगी, वो कहीं बाद में जाकर के किसको कट करेगी? वहां पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा, लेकिन होएगा ओवरफुल पे। इसका मतलब हम ऑलरेडी किस पे काम कर रहे थे?
इक्विलिब्रियम पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हम किसके ऊपर जा रहे हैं? इक्विलिब्रियम के ऊपर जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमारे पास आइडल रिसोर्सेज होंगे? मैं कौन से रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ? ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। क्या हमारे पास कोई भी बची हुई कैपेसिटी होगी कि भाई हम उन्हें यूज करके प्रोडक्शन बढ़ा देंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ राज, तो बता ही दो आप, क्या इस केस में आप आउटपुट को बढ़ा सकते हो? क्या नहीं बढ़ा सकते। जब ऑलरेडी सारे लोग क्या कर रहे हैं? जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम एक्स्ट्रा डिमांड को पूरा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते एक्स्ट्रा डिमांड को पूरा, बिकॉज हम लोग कहां से लेके आएंगे? और क्योंकि ऑलरेडी हम किस पे ऑपरेट कर रहे हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, और जितनी भी एक्सेस कैपेसिटी है उस एक्सेस कैपेसिटी को पूरा नहीं किया जा सकता। और इस केस में भले ही बच्चों, भले ही आपने बोला हो कि प्राइस क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, चाह के भी प्राइस क्या नहीं रह सकते? कांस्टेंट। इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आना तय है, पक्का पक्का। इकोनॉमी के अंदर क्या आएगी यार? सिंपल सी बात है, इकोनॉमी के अंदर डिमांड ज्यादा हो रही है, सप्लाई हो नहीं रही है, और उस डिमांड को मैं पूरा कर नहीं सकता, क्योंकि क्योंकि लोग ही नहीं हमारे पास उसको पूरा करने के लिए। सही सुनो, तो उस केस में बच्चों इन्फ्लेशन आएगी ही आएगी। ठीक है, पहले वाला बुलेट पढ़ो। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे AD इक्वल टू AS होता है, बट बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये पहले होता है कि बाद में होता है? यहाँ पे कोई लोग बेरोजगार होंगे? नहीं होंगे, सबको काम मिल रहा होगा। अच्छा, कोई ऐसे में तो कोई वाहियात भी होगा ना, उसे भी मिलेगा काम। आज चल तेरे को ट्रेनिंग देंगे हम, कह रहे मेरे को नहीं आता, अबे सिखाएंगे तेरे को, आजा। ठीक है ना? तो वैसा ये डायग्राम देख रहे हो आप? हाँ जी, ये डायग्राम देख रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? इसके बाद हमने एक इक्वेशन डेवलप करी थी। आज मैं वो नहीं करा रहा हूँ आपको, डेरिवेशन वगैरह नहीं करा रहा हूँ, जस्ट इक्वेशन रिकॉल करा रहा हूँ। ए बार की हमने क्या करी, मतलब सॉरी एडी की हमने क्या करी थी? इक्वेशन डेवलप करी थी। एडी इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई। कहने को बहुत सिंपल है, क्यों है बहुत सिंपल? बिकॉज एडी इज इक्वल टू क्या होता है? सी प्लस आई होता है, और सी की वैल्यू क्या होती है? सी बार प्लस बी वाई, हमें पता होता है। और बस वो सी बार और आई बार को तो इकट्ठा करके ए बार लिख दिया, बाकी बचा क्या? बी वाई, वो एज इट इज लिख दिया हमने। तो ये एक इक्वेशन आ गई। फिर हमने बच्चों एक और यहाँ पे क्या किया था? यहाँ पे ये वाली इक्वेशन फाइंड आउट की थी। इक्विलिब्रियम पे इनकम अगर हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसकी इक्वेशन हमने ड्रॉ की थी, सी बार प्लस आई बार अपॉन 1 माइनस एमपीसी। आप इसको ए बार अपॉन 1 माइनस एमपीसी भी बोल सकते हो, ए बार अपॉन एमपीएस भी बोल सकते हो। सी एस और नो? हाँ बोलो ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं ऑटोनोमस एडी की, तो ऑटोनोमस एडी क्या होती है बच्चों? जो एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी के अंदर होगी ही होगी। और वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम? ए बार इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार। यस और नो? ये बातें हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सारे बच्चों को पता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, जो हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे जो हमारी फाइनल इनकम होती है इकोनॉमी के अंदर, जो फाइनल इनकम होती है वो मल्टीप्लाई होती है। क्या होती है? जितने टाइम्स वो मल्टीप्लाई होगी, यही क्या होता है? मल्टीप्लायर होता है। ये क्या होता है? और कंप्लीटली इसको हम कैसे बोल सकते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसको किससे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं। ठीक है ना? कितने गुना हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी इनकम की फॉर्म में, उतने जितने गुना हो जाएगी, जितने टाइम्स हो जाएगी, उसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। टेक्निकली अगर बोले तो इसको ऐसे बोलेंगे, इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दैट इज के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा वाई अपॉन। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मैं फर्स्ट राउंड की बात करूं बच्चों, तो शुरुआत में हम जितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं फर्स्ट राउंड में, उतनी ही इनकम क्या होती है? जनरेट होती है। अब जब हमारी इनकम बढ़ी है, सारे बच्चों को पता है कि इनकम के बढ़ने से, पिछले चैप्टर में पढ़ के आए थे हम कि कंजप्शन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? बिकॉज कंजप्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनकम के ऊपर। तो जब इनकम बढ़ी है तो कंजप्शन बढ़ेगा। अब जब कंजप्शन बढ़ा है, कीन्स बोलता है एक इंसान का खर्चा दूसरे की इनकम है, तो कंजप्शन बढ़ेगा, तो जितना हमने खर्चा किया अगले राउंड में वो क्या हो जाएगी? उतनी इनकम। फिर खर्चा करेंगे, फिर इनकम बन जाएगी, और ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक डेल्टा सी इज इक्वल टू 0 ना हो जाए। से और नो? और ये सिमिलर टू बच्चों क्रेडिट क्रिएशन के जैसा है। ठीक है ना? जैसे हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, जैसे यहाँ पे के की वैल्यू निकालते हैं 1 अपॉन एमपीएस, वहां पे भी तो हम एमएम की वैल्यू निकालते हैं 1 अपॉन एलआरआर, दोनों सेम ही चीज है। ठीक है ना? अच्छा, ये हो गया बच्चों। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, किसके साथ? एमपीसी के साथ क्या रिश्ता होता है? के का। ठीक है ना?
रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। ये रिश्ता क्या कहलाता है बोल दो? डायरेक्ट होता है। कैसा होता है? डायरेक्ट है, सीधा है ना। कैसे बताना? अगर एमपीसी बढ़ेगी तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा। एमपीसी, ओए मान जाओ, ओए कम से कम इसका तो ख्याल करके कितने दिनों में आया। सुनो, अगर एमपीसी बढ़ेगी तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, एमपीसी घटेगी तो, बिकॉज अल्टीमेटली वो खर्चा ही तो है जो किस में कन्वर्ट होता है, इनकम में कन्वर्ट होता है। खर्चा ज्यादा होगा तो इनकम भी, और खर्चा कम होगा तो इनकम भी कम होगी, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर मैं बात करूं एलजेब्रिक इक्वेशन की, के की एमपीसी के साथ, तो वो क्या होती है? k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। और अगर एमपीएस के साथ रिलेशन की बात करें, 1/एमपीएस। ये चीज बताती है कि एमपीएस के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि अगर एमपीएस बढ़ेगी तो के की वैल्यू घटेगी, एमपीएस घटेगी तो के की वैल्यू बढ़ेगी। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर? मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? क्योंकि अल्टीमेटली जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है, कम से कम उतनी इनकम तो जनरेट होएगी, बिकॉज एक इंसान का खर्चा दूसरे की। अच्छा, मैक्सिमम मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी हो सकती है? बताया नहीं जा सकता, इनफाइनाइट रहेगी, है ना। कितनी भी इकोनॉमी के अंदर इनकम जनरेट हो सकती है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? एमपीसी के ऊपर। अच्छा मुझे बताओ, एमपीसी की मिनिमम, सॉरी, के की मिनिमम वैल्यू 1 कब रहेगी? जब एमपीसी की वैल्यू, जब 0 रहेगी एमपीसी की वैल्यू। हाँ बोलो। और एमपीएस की वैल्यू 1 रहेगी। अच्छा, के की मैक्सिमम वैल्यू जो इनफाइनाइट होती है वो कब होती है? जब एमपीसी की वैल्यू 1 होगी और एमपीएस की वैल्यू 0 रहेगी, बिकॉज वो इनफाइनाइट आ जाएगा। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ये सारी चीजें बच्चों में कवर कर चुका हूँ। ये देखो, ये जितना भी टेक्स्ट है सारा कवर कर चुका हूँ मैं। कोई डाउट है क्या? अच्छा आगे। अच्छा, रेंज क्या होती है मल्टीप्लायर की? 0 टू इनफाइनाइट या 1 टू इनफाइनाइट? 1 टू इनफाइनाइट। अच्छा, एमपीसी की रेंज क्या होती है? और एमपीएस की रेंज 0 टू 1 होती है उसकी भी, ठीक है ना। चलो, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर या मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। मल्टीप्लायर काम कैसे करता है? सिंपल, मैं कवर कर चुका हूँ। इस पे आओ। हम शुरुआत में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे फर्स्ट राउंड में उतनी ही इनकम जनरेट होएगी। इनकम जनरेट होएगी तो खर्चा होएगा, खर्चा होएगा तो अगले की फिर इनकम जनरेट होएगी, और ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक डेल्टा सी इज इक्वल टू 0 ना। और बस यही क्या है? मल्टीप्लायर का मैकेनिज्म है। उसी को आप टेबल के थ्रू देख लो। मैंने यहाँ पे एमपीएस को कितना मान लिया? 0.1, यानी कि 10% हो गया। 90% इनकम हमारी खर्च होती रहेगी, 10% इनकम हमारी सेव होती रहेगी। फाइनली हम क्या कर लेंगे? ऐसा जब तक डेल्टा सी इज इक्वल टू क्या ना हो? 0। ये देखो, ये वाला डेल्टा सी 0 ना हो, ठीक है ना, जब तक चलती रहेगी प्रोसेस। और फाइनली हमने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी बच्चों। कितनी करी थी? एमपीएस मैंने कितना माना इधर? ये देखो 0.1, है ना। के की वैल्यू निकाल सकते हो, कितना आएगी? 10 टाइम्स आएगी। कितना आएगी? इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी आप लोगों ने? 100 की करी थी। फाइनल इनकम कितनी जनरेट हो जाएगी? 10 टाइम्स हो जाएगी, है ना। 10 टाइम्स हो गई, कितनी हो जाएगी? 1000। कितनी होएगी? 1000। 100 की इन्वेस्टमेंट करिए ना, तो ये देखो 1000 हो गई डेल्टा वाई। अच्छा, 90% अपन लोग क्या कर देंगे? खर्च कर देंगे। तो 1000 का कितना? और फाइनली 10% सेव कर लेंगे। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या होती है इसकी बच्चों? सिंपल, ये देखो ना इधर, भाई सिंपल क्या रहता है? इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे आ रही थी, एडी इज इक्वल टू ए से हो रहा था। अभी हमने इन्वेस्टमेंट की है एक्स्ट्रा। जब हम एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो किसका कंपोनेंट होता है इन्वेस्टमेंट? एडी का। तो इसका मतलब एडी बढ़ के आनी चाहिए। तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई तो था, यहाँ पे कौन सा सी प्लस आई? ऑरेंज वाली लाइन। फिर ब्लैक वाली लाइन देखो आप, जो बढ़ के आई, वहां पे एडी 1 हुआ वो। और एडी 1 कैसे हुआ? सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। और उस लाइन ने कहीं तो इंटरसेक्ट किया, किसको? एएस को। बात समझ में आ रही है? जिसकी वजह से हमारी क्या बढ़ी है बच्चों? इनकम बढ़ी है। ये वाला जो गैप है बच्चों, ये वाला गैप किसका है? डेल्टा आई का। और ये वाला जो गैप है ये किसका है? नीचे वाला डेल्टा वाई का, ठीक है ना। इस वाले गैप को इस वाले गैप से आप क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? आपकी मल्टीप्लायर की के की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, जो मल्टीप्लायर का नॉर्मल डायग्राम होता है,
बिकॉज अभी मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ आपको, पढ़ाने क्या बदतमीज है क्या, हम मतलब रिकॉल कराने वाला हूँ। मल्टीप्लायर का क्या होता है, फॉरवर्ड एक्शन भी होता है और बैकवर्ड, मतलब मल्टीप्लायर दोनों डायरेक्शन में काम करता है, फॉरवर्डली भी काम करता है और बैकवर्डली भी काम करता है। दैट्स व्हाई इसको बोला जाता है डबल एज वेपन। क्या बोला जाता है ना, या डबल एज स्वॉर्ड भी बोला जाता है इसको। मतलब अगर ये फॉरवर्डली काम करेगा तो कैसे काम करेगा, इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा करेंगे हम जिससे इनकम बढ़ेगी, और बैकवर्डली कैसे काम करेगा ये, इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेंगे जिससे कि इनकम भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। अच्छा, जो नॉर्मल डायग्राम जो मैं भी बोल रहा था कि नॉर्मल डायग्राम जो मल्टीप्लायर का होता है, वही डायग्राम किसका होता है, फॉरवर्ड एक्शन का होता है। बिकॉज नॉर्मल आम जिंदगी में हम फॉरवर्ड की बात करेंगे, है ना, बैकवर्ड की तो रेयर सिचुएशन में बात करेंगे जब वो स्पेसिफिकली बोलेगा कि भाई हमने ना क्या कर लिया, इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर लिया, लीकेज हो गया इकोनॉमी में से, ठीक है ना, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, तो बताओ इनकम के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो उस केस में बच्चों हम ये वाला डायग्राम बनाएंगे, नीचे वाला। ये तो देखो दोनों ही डायग्राम देख लो, ऊपर वाला तो किसका है, फॉरवर्ड एक्शन का है, नीचे वाला किसका है, बैकवर्ड एक्शन का है। और ये क्या बोल रहा है, फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन यानी कि रिवर्स ऑपरेशन, यानी कि दोनों डायरेक्शन में काम करता है कौन, मल्टीप्लायर। ये मैं आपको बता चुका हूँ सारी चीजें। ये देख लेते हैं इम्पैक्ट। इंजेक्शन का क्या होता है, इंजेक्शन बोले तो प्लस डेल्टा आई, और डिसइन्वेस्टमेंट बोले तो माइनस डेल्टा। डिसइन्वेस्टमेंट के दो नाम और बताओ, विड्रॉल और लीकेज। इसका क्या एक्शन होता है, बैकवर्ड एक्शन होता है। किसके ऊपर फर्क पड़ता है, मल्टीप्लायर के ऊपर। ये वाला डायग्राम किसका है, ये फॉरवर्ड का। ये किसका है, ये एडी इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई, और एडी जीरो इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस प्लस माइनस माइनस डेल्टा आई, और ऊपर में यहाँ पे एडी वन इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, और एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। कोई शक, ये फॉर्मूले हो गए बच्चों हमारे। जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे होती है तो एडी इज इक्वल टू थांबा, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एडी इज इक्वल टू ए, दूसरा आई इज इक्वल टू सी प्लस आई इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई इज इक्वल टू, कैसे होता है ये बता दो, रुक जाओ बस। ए बार प्लस बी वाई इज इक्वल टू एस कैसे होता है, बिकॉज ए बार प्लस बी वाई एडी तो होती है, अरे जो भी बताई थी। अच्छा, ए बार प्लस बी वाई इज इक्वल टू वाई भी हो सकता है, बिकॉज ए इज इक्वल टू क्या होता है, वाई होता है। और वाई का फॉर्मूला क्या होता है, सी बार प्लस आई बार अपॉन वन माइनस। अच्छा, एक चीज और हो सकती है, सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस भी हो सकता है, सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस भी हो सकता है ना इक्विलिब्रियम पे। और बताओ और क्या हो सकता है, y इज इक्वल टू क्या हो सकता है, सी प्लस एस हो सकता है। हाँ बोलो, सिंपल, कोई डाउट तो नहीं है। बस अब इधर आ जाओ, एडी हमने बता ही दिया, ए बार प्लस बी वाई होती है। जनरली सी प्लस आई इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्योंकि दोनों एडी ही तो है, सी प्लस आई भी एडी है और ए बार प्लस बी वाई भी एडी है। के की वैल्यू क्या होती है, दूसरी वैल्यू क्या होती है के की, और तीसरी वैल्यू क्या होती है, 1/m। ठीक है ना। और भी कुछ लिखा था क्या अपन लोगों ने यहाँ पे, एडी इज इक्वल टू ऑटोनोमस एडी, ऑटोनोमस एडी इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार, ऐसा लिखा था ना मैंने, बताया था ना आपको। अरे नए वाले नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये सारी चीजें इक्विलिब्रियम पे है कि ऐसे जनरली है, ये जनरली है, इक्विलिब्रियम वाला वो है, ये जनरल है, ठीक है ना। आई थिंक कंप्लीट हो गया क्या। इसके बाद हमारे हो गए बच्चों न्यूमेरिकल चालू, ठीक है ना। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट भी देख लो चलो। फाइनली न्यूमेरिकल तो आपने कर ही लिए होंगे सारे, और पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट देख लो। क्या होता है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, जो चीज माइक्रो इकोनॉमिक्स ये बोलती है कि ये सही है, मैक्रो बोलती है क्या है, मैक्रो क्या बोलती है कि ये चीज
और हाय तौबा कौन मचाने लगते हैं? बोलो ना, इकोनॉमिस्ट क्या मचाने लगते हैं? कैसे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसे लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। माइक्रो बोलते हैं ए जस्ट चिल बेबी, ठीक है ना, रिलैक्स, ठीक है ना, इतना काहे लोड ले रहे हो, ठीक है ना, सेविंग कर रहे हैं हम, ठीक है, पर्सनल लेवल पे क्या है, ठीक है। वो कह रहे हैं नहीं नहीं ये देश के लिए, इकोनॉमी के लिए सही, बिकॉज अगर सेविंग करोगे ना, जितना ज्यादा क्या करोगे, सेविंग करोगे, वो क्या माना जाएगा, लीकेज माना जाएगा। और जब लीकेज माना जाएगा तो हमारी जो कैश है ना नॉन जनरेटिंग असेट बन जाएगी, उससे फाइनल इनकम जनरेट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे बच्चों आमने सामने कौन आ चुकी है, आमने सामने कौन आ चुकी है, माइक्रो और मैक्रो। इसी को बोलते हैं पैराडॉक्स। क्या बोलते हैं? और ये पैराडॉक्स किसका है? थ्रिफ्ट का। थ्रिफ्ट बोले तो सेविंग, है ना, ये सेविंग का पैराडॉक्स है। से और नो? हाँ बोलो। और इसी के साथ साथ बच्चों हमारा चैप्टर क्या हो जाता है, ये फिनिश हो जाता है। कितना टाइम लिया हमने? 40 मिनट में। हाँ क्या? नहीं मेरी रिकॉर्डिंग में आ रहा है ना यहाँ पे 41 मिनट अब हो गई, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच बच्चों। कल इसका क्या होगा, टेस्ट होगा। आज के लिए इतना ही। अभी आपको जाना नहीं है, यहीं पे बैठे रहना है।